the file is already opened. So this is the file carpentry. Okay, now the wood which is available. ठीक है, आप कारपेंट्री में कौन सी वुड यूज़ करते हो और वुड कितने टाइप्स की होती है, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन्ड है. सो हाउ विल यू लर्न इट? वी विल ट्राई टू फ्रेम अ क्वेश्चनएयर. आपको एक क्वेश्चनएयर मिलेगा, ठीक है, उसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगी और उसके आंसर्स हर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम द मेन पीडीएफ फाइल. सो दिस इज द मेन पीडीएफ फाइल and you have to start making the notes. Like the question is, what is the type of the wood which we generally use for the carpentry purpose? Okay, so your answer is timber, that is marked in red color. So timber is the main type which we use in the carpentry workshop, which we use here. Apart from that, जनरल पर्पस वर्क जो होते हैं, बहुत सारे कारपेंट्री के वर्क हैं, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में भी आपने ऑब्जर्व किया हुआ है. कारपेंट्री वुडन टेबल हैं, वुडन एलमीराज हैं, तो वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम टिम्बर दूसरी वुड भी अवेलेबल हो सकती है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर लैब कि आप लैब में कौन सी वुड यूज़ करते हो. सो टिम्बर इज़ द आंसर. ओके, सो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी कि 10 वाइवा क्वेश्चन, 10 थ्योरी क्वेश्चन, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं वन बाय वन. सो हाउ विल यू ट्राई टू डिफाइन टिम्बर? उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करना होगा, दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ द वुड. ठीक है, यहाँ से आपको ये फाइल जब भी शेयर होगी, ठीक है, तो आप उसे कंप्लीटली पढ़ सकते हो कि दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन. बट दैट डजंट मीन्स यू हैव टू राइट दिस एंटायर पेज. आपको ये पूरा पेज नहीं लिखना है कॉपी में. आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपको उसी का आंसर रीड करना है, लिखना है. लेकिन एक बैकग्राउंड अगर आप स्टडी नहीं करोगे हर स्टूडेंट, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा. एकदम से वो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द वुड. ओके, लेकिन थोड़ा सा एक बैकग्राउंड रीड करने के लिए ये पीडीएफ फाइल थोड़ी लार्ज साइज में ही आपके पास अवेलेबल रहेगी. ठीक है, वुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, वी ऑल नो दैट. देन वुड हैज़ मैनी यूजेस नाउअडेज, सो वुडन मटेरियल्स आर देयर. सो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, तो ये आपको फेमिलियर है. ठीक है, द कारपेंट्री शॉप में मेनली डील्स विद द कटिंग ऑफ द वुड, शेपिंग ऑफ द वुड. तो मटेरियल वहाँ पे क्रिएट करते हैं वर्कशॉप में. ओके, और सभी ने कारपेंट्री वर्कशॉप से रिलेटेड, वर्कशॉप में तो आप आए नहीं, ठीक है, कारपेंट्री से रिलेटेड कभी ना कभी कोई ना कोई आइटम अपने घर में देखे हैं और बनवाए भी हुए हैं, ठीक है, या बनते हुए देखे हैं. यस और नो? राइट फास्ट एंड नोबडी इज वेटिंग नाउ. यस. तो ये हमारे लिए न्यू नहीं है, ये हिस्ट्री हमें नोन है, ठीक है. लेकिन अब हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये कारपेंट्री के नोट्स कैसे होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, और मे बी किसी का इंटरेस्ट है तो वो उस फील्ड में, ठीक है, और एडवांस पार्ट को भी बना सकते हैं आफ्टर सर्टेन स्टडी. तो अब इस फाइल पे बार बार नहीं आएंगे, गूगल मीट पेज पे, ठीक है. सो दिस इज द आंसर, हिस्ट्री जो हमने ओपन की हुई थी. इसीलिए देखो, एक पेज से दूसरे पेज पे हम बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं जा रहे हैं, बीच बीच में एक स्क्रीन आ रही है, तो इसलिए हमने अभी ये वाला पेज रहेगा एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए. सो यू विल गो थ्रू दिस हिस्ट्री. ओके, नाउ व्हाट इज़ द मेन क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वुड. सो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि कौन से ट्रीज होते हैं. देयर आर, दिस इज़ द आंसर. जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तब आपको एक फोकस रहेगा कि हमें इसका आंसर ढूंढना है, तो आप इस आंसर ढूंढने के लिए ये मेन लाइंस तो रीड ही करोगे, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा. ओके, दिस इज़ दी बैकग्राउंड, हिस्ट्री हमें क्लियर है, ठीक है. कारपेंट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, होम ऑफिस में भी यूज़ हो रही है, होम में भी यूज़ हो रही है. अब आपको पढ़ना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रीज. जस्ट एक वाइवा का क्वेश्चन है, मे बी आस्क्ड इन दी थ्योरी, लेकिन हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हम सिलेबस को ज़्यादा ही कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव टाइप. आपका सिलेबस बदल गया है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप आए यू कैन आंसर इट. एक्सोजिनस टाइप यू विल मार्क हेयर. ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप. 2 तरह के ट्रीज होते हैं, एक्सोजिनस, एंडोजिनस. एक्सोजिनस क्या होता है? जिसमें आउटवर्ड ग्रोइंग ट्रीज होती है. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल टिम्बर. तो टिम्बर आउटवर्ड ग्रोइंग क्यों है? बिकॉज द इनर लेयर is there, then after 1 year another outer layer will come in circle. concentric circle आते रहते हैं, ठीक है, और एक एक ईयर वाइज वो
ट्री का साइज़ जो होता है, ट्रंक जिसे बोलते हैं, वो इंक्रीज़ होती रहती है। और आपने देखा होगा जो पेड़ बहुत पहले से लगे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज़ में होते हैं, और जो ट्रंक पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज, वो बहुत ज़्यादा लार्ज ह्यूज साइज़ के होते हैं और उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, ठीक है, उतनी एज उसकी ज़्यादा होती है ट्री की, और इसे पहचान सकते हैं कि दैट इज़ वेरी ओल्ड ट्री, ठीक है। कोई ट्री बिल्कुल न्यू ट्री होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? दैट इज़ अ साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दैट। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, ठीक है, जिसमें आउटवर्ड ग्रोइंग ट्री में दैट इज़, यहाँ आंसर लिखे हुए हैं, देखो। हो सकता है सबको समझ में नहीं आ रहा जिस स्पीड पे मैं बोल रही हूँ, तो ये आप कभी भी रीड कर सकते हो। दे ग्रो आउटवर्ड विच अकर ईच ईयर टेक प्लेस ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्रंक, ठीक है, जस्ट अंडरनीथ द बार्क the innermost timber continues to mature. Each time the cycle grows, ठीक है, growth cycle is completed, tree gains one more growth ring or the annual ring, जिन्हें हम सर्कल बोल रहे हैं वो होती है एनुअल रिंग। तो एक ईयर उसकी एज बढ़ गई ट्री की, एक रिंग आ गई तो इसका मतलब एक ईयर बढ़ गई। दूसरी रिंग ऐसे नहीं आ जाएगी एक दिन बाद, एक साल के बाद आएगी। सो दिस इज द आंसर। ऐसे ही आपको बताना है एंडोजिनस ट्री। तो एंडोजिनस ट्री क्या होते हैं? जो इनवर्ड ग्रो करते हैं। सो दे आर ग्रोइंग इनवर्ड, ठीक है। तो एवरी फ्रेश लेयर ऑफ वुड इज एडेड इनसाइड इंस्टेड ऑफ आउटसाइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? बाहर से अंदर ग्रोथ होती है। अब ऐसा कौन सा ट्री है जिसमें बाहर से अंदर ट्रंक का साइज इंक्रीज होता है? पहले बाहर वाली लेयर है, एक साल के बाद अंदर वाली लेयर आएगी। तो ऐसे ट्रीज होते हैं, उनके नाम है केन, बैम्बू, कोकोनट, ठीक है। बैम्बू से हम फैमिलियर है, बैम्बू की बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हुई है, बैम्बू प्लांट भी देखा हुआ है। सो दीज आर दी जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन। वी हैव टू स्टडी टिम्बर, हमें सिर्फ टिम्बर पढ़ना है, तो इसलिए ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है दैट टिम्बर इज अ एक्सोजिनस ट्री। नाउ दिस इज अ क्विज क्वेश्चन, टिम्बर एक्सोजिनस है या एंडोजिनस है? पूरा चैप्टर भी पढ़ा देंगे तो भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें मैक्सिमम सिलेबस रखना है एक एक लाइन में, एंड वी कैन आंसर एनीथिंग देन। नाउ हाउ विल यू डिफाइन टिम्बर, ठीक है। अब आप इस फाइल से आ सकते हो जो मैंने बताई थी, दिस वाज द आंसर, ठीक है। तो वो अभी आ जाएगा। देन सर्टेन अनदर क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द टाइप ऑफ द वुड? तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 2 तरह की वुड होती हैं, एक हार्ड वुड और एक सॉफ्ट वुड। नाउ व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस? हार्ड वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रॉड लीव्स, ठीक है, ऐसे ट्रीज जिनकी लीव्स ब्रॉड होती हैं, ठीक है। और जनरली हार्ड वुड वाले ट्रीज आपने सबने देखे हुए हैं, डेसिडुअस ट्रीज। सॉफ्ट वुड इज अ ट्री विच इज हैविंग नीडल शेप्ड लीफ। बिल्कुल 1 लाइन आपको लिखनी है आंसर की कॉपीज में, नो नीड टू राइट फुल पैराग्राफ। नीडल शेप्ड लीफ हो, इस तरह से नीडल की तरह हो, फिर एक और नीडल की तरह हो, ऐसा कोई ट्री आपने देखा है? यस, मैं ऐसे ड्रॉ करती जा रही हूँ रफ में, बहुत सारे ट्रीज आपने ऐसे देखे हुए हैं, ठीक है। राइट नाउ आपको नाम याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या आपको आ रहे हैं, देन लेट मी नो। नीम, तुलसी। ठीक है, तुलसी में भी नहीं, थोड़ी सी ब्रॉडी लीव्स होती हैं, तो इसलिए आप उसको ये नहीं कह सकते। ब्रॉड का मतलब इस तरह से स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है। नीडल में क्या होगा? उसकी शेप ही एक बिल्कुल पेंसिल की तरह, इस तरह से लीव्स हैं। तो ये हमने शुगर। फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज में इसके नाम आएंगे। तो कॉनिफेरस जो अभी देखिए एग्जांपल आएगा, तो वहाँ से हम इसके नाम क्लियर करेंगे। तो अभी क्या आपको डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं सिलेबस में, दैट हार्डवुड कैसी होती है, पहले इसको देखते हैं तभी आप आंसर करोगे। ओके, दिस राज इज एंट्रिंग। हार्डवुड इज डार्क इन कलर, ठीक है, ये बहुत हैवी होगी वेट में, बहुत हार्ड होगी, तभी उसका नाम है हार्ड। लर्न फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, 4 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो गए। देन इट इज़ हैविंग लेस रेजिन कंटेंट, एंड नो नीड टू लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट। 15 लिखे हैं तो आई विल लर्न 15, ऐसा सोच के आप नहीं करोगे। यू विल लर्न द मेन पॉइंट्स, उसके पीछे जो थ्योरी है उसको समझना है। इट डज नॉट स्प्लिट क्विकली, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क, इसमें आप सोचो इसकी कोई वुडन टेबल बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा बनाना। इट्स एनुअल रिंग आर वेरी क्लोज, जिसकी मैं बात कर रही थी कि हमने एक ट्री की ट्रंक ऐसे होती है, ठीक है, और ये लीव्स वाला पार्ट है। तो जब हम इसे कट करेंगे यहाँ से, तो उसके अंदर आपको देखोगे एक सर्कुलर लाइंस, सर्कल दिखेंगे। सो उसे कहते हैं एनुअल रिंग।
और एक रिंग मैंने बोला 1 साल के बाद आती है, 1 ईयर लगता है, और उससे उसकी एज निकलती है, ट्री की कितनी एज है। सो इट्स एनुअल रिंग आर वेरी क्लोज, ठीक है। तो वो इतनी पास पास होती हैं कि उनमें डिफरेंस करना मुश्किल है। दे आर ऑफन इनडिस्टिंक्ट, इट इज़ वेरी स्लो ग्रोइंग, इट इज़ हैविंग दिस, देन इट इज़ नॉट हैविंग, इट डज नॉट कैच फायर वेरी सून। सो ये हार्ड की एडवांटेजेस हो गई, ठीक है, या फीचर हो गए। सॉफ्ट इसका रिवर्स कर दोगे, इट इज़ वेरी लाइट इन कलर, इट इज़ वेरी लाइट इन वेट, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक है। देन इट इज़ द वुड इज़ वेरी सॉफ्ट, और जब वुड सॉफ्ट होगी तो आप उसे एक बार किसी भी हैक्सॉ से कट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो इजीली कट हो जाएगी। ये सब कुछ आप इमेजिन कर पा रहे हो। इट इज़ ईजी टू वर्क क्योंकि वो सॉफ्ट है। इफ़ सम मटेरियल इज सॉफ्ट देन उसकी कटिंग ईजी हो जाती है। वुड सॉफ्ट है तो ईजी कटिंग हो गई है सॉफ्ट वुड में। एनुअल रिंग्स इसकी बहुत ही दूर दूर, मतलब बहुत दूर दूर तो नहीं, मतलब एकदम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो दैट दिस इज़ वन रिंग, दिस इज़ अनदर रिंग, और इसमें सब कुछ मिक्स जैसा दिखता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी फास्ट ग्रोइंग, देन इट कैचेस फायर वेरी सून। ये डिफरेंसेस आपको याद हो गए। देन आपको याद करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर टाइप ऑफ वुड। अब इनके सिर्फ नेम्स आपको क्लियर करने हैं, बिकॉज देयर आर मैनी टाइप ऑफ टिम्बर। टिम्बर हमने बोल दिया दैट टिम्बर इज़ अ वर्ड, आप टिम्बर याद करके बैठ गए और आपने सोचा हमें सब कुछ आता है, लेकिन स्टिल एक वाइवा के लिए, एक अपने जनरल के लिए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको याद होना चाहिए विच टाइप ऑफ टिम्बर्स आर अवेलेबल, ठीक है। या टिम्बर खुद ही में एक नाम है, नहीं, टिम्बर के बहुत सारे टाइप हैं। कौन कौन से हैं इंडिया में अवेलेबल हैं जो हमने देखे हुए हैं? शीशम, ये शीशम की लकड़ी आपने सुनी हुई है, महंगी आती है, सबसे ज़्यादा आती है महंगी, या थोड़ी सस्ती आती है, ऐसा कुछ आइडिया है? कॉस्टली है ये, महंगी आती महंगी आती होगी है, मैम। ठीक है। तो हमें ये नाम फेमिलियर है, इसलिए आपको अभी अच्छा लगेगा मैम एक सब्जेक्ट। एक सागवान की भी होती है। हाँ, तो वो भी महंगी है, महंगे साइड पे ही जाती है, तो हमें फेमिलियर है, तो बस उसको रिलेट करते जाओ। पूरा जो वर्कशॉप है आपके डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इसकी चीज़ें हमें दिखती हैं, बस हम उसको साइंटिफिकली रिलेट नहीं करते, तो अब वो हम करना सीखेंगे। देखते हैं, पहले तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है कि शीशम भी होता है, साल इज़ अ वुड, टीक, टीक की वुड की ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, डियोडार, मैंगो, महागोनी, केल, चिड, बबूल, फिर वुड, वॉलनट, हल्दू, ठीक है। तो ये आपने थोड़े से नाम क्लियर करे, जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो ये नहीं है आपका आई डोंट नो, वी आर नॉट फेमिलियर, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपने सिर्फ नाम देखने हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आप कुछ और जानना चाहते हो, दैन देयर इज़ अवेलेबल शीशम, ठीक है, इट इज़ वेरी डार्क ब्राउन, सो नो नीड टू मेक अ नोट्स, बट एक बार आप उसे विजुलाइज कर लो, एक नज़र आप उसे देख लो कि अच्छा शीशम से हम फैमिलियर हैं। देन इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको फिर अच्छा लगेगा, ओके दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है, और सबसे ज़्यादा वैरायटी, गुड वैरायटी ऑफ फर्नीचर इसी को माना जाता है, ठीक है। कॉस्ट भी ऐड हो जाती है इसमें, ठीक है। वुडन बेड भी बन जाते हैं, वुडन कैबिनेट, सामान रखने के लिए जो कैबिनेट हम बनाते हैं, अलमीरा अलग है, अलमारी अलग है, कैबिनेट होता है जिसमें छोटा सा 2-3 कॉलम्स अवेलेबल रहते हैं, कैबिनेट उसे बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें से आप मेन मेन पॉइंट्स देखना, जस्ट टू इंक्रीज द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ओके। सो यू विल नॉट मेक अ नोट्स ऑन इट। देन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नोट्स पार्ट? क्वेश्चन है व्हाट इज़ फेलिंग, फेलिंग क्या होता है, व्हाट इज़ कन्वर्जन, व्हाट इज़ सीजनिंग, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 1 लाइन क्विज क्वेश्चन। सो फेलिंग मीन्स, फेलिंग तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है, जब समथिंग इज फेलिंग, सो फेलिंग मीन्स द कटिंग ऑफ द स्टैंडिंग ट्री, ठीक है। एक ट्री इस समय स्टैंडिंग पोजिशन में था, आपने उसे कट किया, सो इट इज़ ट्राइंग टू, वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन द वुड, हम उसमें से टिम्बर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वुड को ऑब्टेन कर रहे हैं ताकि उस पर वर्क कर सकें। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कटिंग ऑफ द लिविंग और स्टैंडिंग ट्री टू ऑब्टेन टिम्बर इज नोन एज फेलिंग ऑफ द ट्री। नाउ दिस इज अ क्विज क्वेश्चन, बार बार मैं क्विज क्वेश्चन वर्ड यूज करती हूँ, और एक क्विज देंगे भी नेक्स्ट लेक्चर से, ताकि आपको मिड सेम में या आगे किसी पेपर में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन ये आएगा, the cutting of living or standing tree to obtain timber is known as A option felling, B option conversion, C option seasoning, D none of the above। तो आपको जिसने पढ़ाई की है उसको पता है दैट इज फेलिंग, ठीक है। आंसर बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हर चीज़ याद करनी है, बहुत ही ईजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ट्रीज ये आप रीड कर सकते हो, कटिंग हो रही है। देन व्हाट इज़ द कॉन्ट्ररी, इसके अपोजिट आप बताओगे,
ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप आप बताओगे। कॉन्ट्ररी टू दिस, इफ द ट्री इज अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग ईयर, ठीक है, आप सोच रहे हो नई कटिंग कर रहे, लॉन्ग ईयर तक वो रहेगा, देन आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी एज द ऑब्सोल्यूट द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द टिम्बर विल बी सब्जेक्टेड टू डीके। तो जो वुड की क्वालिटी होगी, ठीक है, वो डीके होना शुरू हो जाएगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसकी जो जब अब आफ्टर सर्टेन एज उसमें कटिंग होगी, तो जो ये कंसेंट्रिक लाइंस आती थी, ठीक है, वो या वुड की क्वालिटी दैट इज़ वेरी डीकेड, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो हाइलाइट्स बताए जा रहे हैं, पीडीएफ तो बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन सब कुछ आपको एक क्वेश्चन एयर मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा कि हमें कॉपी पे क्या लिखना है। आपको कॉपी पे सिर्फ इतना लिखना है, व्हाट इज़ फेलिंग, डिफाइन दैट। लेकिन आपने एक आइडिया भी रखा कि अगर उसे फेलिंग नहीं करते एक टाइम पर तो क्या होता, उस वुड की क्वालिटी डीके मिलती, और फिर अब आप जैसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे क्वालिटी का वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। देन प्रॉपर टाइम ऑफ कटिंग डिपेंड्स upon the age and the season. So this is just a reading, no need to write in your copies. Then what is the next question? What is conversion? सारी टेक्निकल टर्म्स हैं ये। कन्वर्जन मीन्स the sawing of the timber log into different sizes of wood, ठीक है। टिम्बर लॉग, टिम्बर तो उस वुड का नाम है जिसकी हम करने कटिंग की थी। सॉइंग का मतलब भी आएगा अभी, कटिंग करना को कहते हैं सॉइंग। तो जब आपने टिम्बर के लॉग्स को कट किया है डिफरेंट कमर्शियल साइजेस में, तो उसे कहते हैं कन्वर्जन। और नाम से भी क्लियर है, कन्वर्ट करना है आपको। कन्वर्ट किसे करोगे, जो वुडन ट्रंक के आपने पीसेस करे हैं, ठीक है, उसे एक एक लॉग में बनाओगे आप। एक लॉग ऑफ वुड, दूसरा लॉग ऑफ वुड, इस तरह से कटिंग करोगे ताकि फर्दर इस पे काम कर सके। देन उसको फ्लैट करोगे, उसको ऑर्डिनरी कटिंग करके नहीं रहने दोगे। तो अब ये एक एक चीज़ आएगी कि फ्लैट कैसे करें, ऑर्डिनरी कटिंग के बाद क्या करें, शेप कैसे करें, जॉइन कैसे करें। तो दिस इज़ द टेक्निकल पार्ट विच इज स्टार्टिंग आफ्टर दैट। एक और टर्म है आपके लिए नई, सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब क्या होता है, सीजनिंग का मतलब हमें क्लियर हो रहा है, दैट सीजनिंग मीन्स रिमूविंग द मॉइस्चर, ठीक है, ये क्लियर नहीं हो रहा, ये नाम से बिल्कुल अलग है। रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द वुड, ठीक है, वुड से आपको मॉइस्चर रिमूव करना है। सो दैट इज सीजनिंग। एंड इन द अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, नो फर्दर ड्राइंग विल टेक प्लेस। So again you are mentioning the main objective is to remove the unwanted amount of moisture from the timber. This is the correct answer. Now a theory or a viva comes. How will you do that? आप सीजनिंग को कैसे करोगे, ठीक है। इतने लार्ज साइज वुड अवेलेबल हैं, और इतनी वुड, अभी सिर्फ इतना सीखा है हमने कि ये ट्री था, ट्री की आपने लॉग्स कट कर दी है। लॉग्स कट करने को क्या कहते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन कर दिया है, एक लॉग, दूसरा लॉग, ठीक है, तीसरा लॉग। अब इस लॉग्स की हेल्प से आपको इस लॉग में से मॉइस्चर को रिमूव करना है, ठीक है। वो थोड़ी गीली लकड़ी जिसे कहते हैं, मॉइस्चर है उसमें, तो वो मॉइस्चर रिमूव करने के भी तरीके हैं। आप इसका डायरेक्टली टेबल या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो फिर जल्दी से ख़राब हो जाएगा। जितनी जल्दी बनाया है आपने उतनी जल्दी ख़राब होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एज द मॉइस्चर इन द सेल ऑफ द वुड इवेपोरेट, श्रिंकेज ऑफ द टिम्बर अकर, थोड़ा सा श्रिंकेज भी होता है, ठीक है। देन थोड़े से डिफेक्ट्स भी आते हैं लाइक शेपिंग, वार्पिंग, ठीक है। देन द रीजन ऑफ द फॉर दीज रीजंस ग्रीन और अनसीजन टिम्बर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी वर्क बट फॉर रफ वर्क, ठीक है। वी कैन यूज डायरेक्टली वुड, अगर हमें रफ वर्क के लिए यूज़ करनी है तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, अनसीजन्ड टिम्बर। तो ये भी एक क्विज क्वेश्चन है, व्हाट इज अनसीजन्ड टिम्बर। तो आप बताओगे जिसका मॉइस्चर रिमूव नहीं किया, द टिम्बर विच हुज मॉइस्चर इज नॉट रिमूव। ऑप्शन ऐसे आएंगे, ठीक है। लेकिन ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आते क्वेश्चन, ज़्यादातर अब जो आएगा लेक्चर उसी में से आते हैं। नाउ हाउ टू डू दैट। सीजनिंग के दो तरीके हैं, एक तो नेचुरल सीजनिंग और एक आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग मीन्स जो आप नेचुरल मीडियम की हेल्प से कर रहे हो, जैसे एयर, हवा नेचुरल अवेलेबल है, ठीक है, वाटर नेचुरल अवेलेबल है। तो एयर से आप कैसे कर सकते हो, आपने सिंपली क्या करना है, एक टिम्बर लॉग यहाँ पे रखा और उसको स्टैकिंग कर दी। स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक रख दिया, दूसरा टिम्बर का स्टैक रखा, टिम्बर लॉग रखा, तीसरा, फोर्थ,
और इसे शेड में कवर कर दिया आपने। सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, एयर सीजनिंग सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ऑफ ड्राइंग टिम्बर, फॉर इट डिपेंड एंटायरली अपॉन द फ्लो ऑफ द एयर। अगर उस जगह पे जहाँ पे आप सीजनिंग कर रहे हो अच्छा एयर का फ्लो नहीं है तो फिर सीजनिंग अच्छी नहीं होगी। एयर जब आएगी इस वुड से स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो ये इसकी जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव करेगी। सो अ टिम्बर स्टैक इन अ शेड फॉर एयर सीजनिंग इज शोन। दिस इज द आंसर। यस, इज इट क्लियर? राइट फास्ट, यस। अच्छा आपने कन्वर्जन बोला यार अगेन। Yes, ma'am. ठीक है, मैं जो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है वो कर लेंगे, ठीक है, और एक बार लास्ट में भी देखेंगे। कन्वर्जन का नाम से ही क्लियर हो है, कन्वर्ट करना है आपको मेन वुड को लॉग ऑफ वुड्स में, ठीक है। तो कन्वर्ट आप कर रहे हो एक वुड के लॉन्ग पीस को छोटे छोटे लॉग्स में। यस, सो एवरीबडी इज क्लियर। स्टिल मैं बोल रही हूँ हर स्टूडेंट को 50 बात बोली जा रही है, आज 50 पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो 50 नहीं समझ में आ जाएंगे एकदम से, लेकिन हाँ आपको जो आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे तो हम इसे क्वेश्चनेयर में या डाउट्स में भी शेयर कर लेंगे, ठीक है। एक बार जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हम डिस्कस करेंगे क्या इसके डाउट्स थे, क्विज भी देंगे, क्वेश्चनेयर भी देंगे, तब आपका एक फोकस रहेगा, ठीक है। आपको पता है मेरे को फोकस करना है इस क्वेश्चनेयर पे, एक हफ्ते बाद मेरे को इसे सबमिट करना है, तो उसे आप इंटरेस्ट के साथ करोगे। ऐसे ही आपको रखा कि नहीं पढ़ लेना अपनी मर्जी से, तो फिर आप इसे पढ़ोगे ही नहीं कभी, ठीक है। आपको लगेगा बाद में पढ़ लेंगे जब टाइम आएगा, तो टाइम ऐसे कभी नहीं आता, आपको टाइम निकालना है। वाटर सीजनिंग बिल्कुल लिमिटेड लिखना है, और वाटर सीजनिंग का मतलब क्या है, वाटर में आप वुडन पीस को रख रहे हो और उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो रहा है, सो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, ऐसे रिमूव कैसे हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पूरी थ्योरी है। द टिम्बर बार्क्स आर इमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में डिप करेंगे 15-20 दिन। ड्यूरिंग दिस पीरियड वाटर इज फ्लोइंग ऑन इट एंड इट इज ड्राइविंग अवे ऑल द सैप ऑफ द वुड। सैप मीन्स मॉइस्चर जितना था वो निकाल रहा है उसमें से, लेकिन अब आप उसकी कटिंग करके टेबल नहीं बना दोगे, अगेन वो अभी भी गीली है। सो टिम्बर इज अगेन टेकन आउट एंड ड्राइड इन ओपन एयर, उसे हवा में सुखाएंगे हम फॉर 1 महीने, ठीक है, 1 महीने के लिए, फॉर अबाउट अ मंथ उसको ड्राई करना है। अब इससे क्या होगा, वाटर सीजनिंग में लेस टाइम लगा, ठीक है, देन एयर सीजनिंग करी हमने, बट द स्ट्रेंथ ऑफ द वुड थोड़ी सी कम हो जाएगी। हाउएवर बाय वाटर सीजनिंग टिम्बर इज लेस लायबल टू रैप, क्रैक, डिस्टॉर्शन, कोई क्रैक वगैरह इसमें आगे लॉन्ग रन में नहीं आएंगे। सो दिस टाइप ऑफ सीजनिंग इज सुटेबल फॉर सीजनिंग ग्रीन वुड। ग्रीन वुड किसे कहते हैं, ये भी एक क्विज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्रीन, क्या वो ग्रीन कलर की होती है? नहीं, ग्रीन वर्ड का मतलब होता है कि जिसमें मॉइस्चर कंटेंट, वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं ग्रीन वुड, ठीक है। तो ग्रीन वुड, ये सब आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, आप इनके आंसर यहाँ से ढूंढोगे, ठीक है, तो आपको मिलेंगे इनके आंसर्स कहीं ना कहीं। सो वाटर के कंटेंट से दिस सीजनिंग प्रोसेस रिड्यूसेस द टिम्बर लेस लायबल टू रॉट एंड डिके, तो उसमें डिके मतलब ख़राब होना, उसको वो कम ख़राब होगी। तो आपको 2-3 तरह की सीजनिंग याद करनी है। और आर्टिफिशियल सीजनिंग क्या होती है? आर्टिफिशियल मीन्स जैसे आप कोई केमिकल लगा कर रहे हो, ठीक है, कि इसका मॉइस्चर रिमूव हो जाए, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल मीन्स से जो हम कर रहे हैं, हीट और ह्यूमिडिटी, ठीक है। देन आफ्टर आर्टिफिशियल सीजनिंग आप यहाँ से देखोगे इसमें दोनों चीज़ें लगती हैं, हीट भी अप्लाई करोगे तो हीट इज़ अ एक्सटर्नल सोर्स, जो आपने हीट अप्लाई करी है वो नेचुरली अवेलेबल नहीं थी, एयर नहीं था वो हीट आपने अप्लाई करी है, ठीक है। ह्यूमिडिटी, देन इट इज़ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर वेरी एक्यूरेटली। सो ओनली वन लाइन इज देयर, डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी लग रही है सुनने में, बट आंसर इज़ वेरी वन लाइन इन नेचर, तभी हमें पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं देखने, ठीक है, थोड़े से तो मैंने बता दिए थे, लाइक देयर इज़ अ नॉट, ये क्वेश्चन जनरली नहीं आते, लेकिन आप एक नज़र उसे देख लोगे, नॉट, व्हाट इज़ नॉट, ठीक है, देयर इज़ अ नॉट डिफेक्ट, ठीक है, इस तरह से व्हाट इज़ द फीचर, देन देयर इज़ टिम्बर प्रिजर्वेशन, ठीक है, आपको टिम्बर को प्रिजर्वेशन करना है कि वो लॉन्ग रन में वैसा ही वर्क करे। सो जैसे आपने डोर विंडोज़ पे क्या करते हो, हमारे पास सबके पास हैं डोर्स, लकड़ी के ही हैं, विंडोज़ लकड़ी की ही हैं, और आप देख रहे हो ईयर बाय ईयर वो रन करे जा रही हैं। तो वो क्यों करती हैं? बिकॉज आफ्टर मेकिंग, जिसने भी बनाया है कारपेंटर ने, सो मोस्टली टिम्बर प्रिजर्वेटिव्स उसने अप्लाई किए होंगे ज़रूर, ठीक है, जैसे कि तार ऑयल, तारपीन का तेल सबने सुना हुआ है, तो उसने अप्लाई किया होगा
ताकि उस पर कोई टर्माइट्स ना आए, ठीक है, दीमक ना लगे इस तरह से, या कोई दूसरे नाम यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूबल टाइप ऑर्गेनिक सॉल्यूबल केमिकल्स फिनिशिंग के बाद अप्लाई किए जाते हैं। तो एक लाइन का आपका आंसर यहाँ से भी मिल गया कि जो आपने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है, वो एक जैसी नहीं रहेगी, तो उसे रखने के लिए आपको प्रिजर्व करना है। देन अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्लाईवुड, ठीक है, प्लाईवुड क्या होती है? सो प्लाईवुड इज, यस, एनी आइडिया? प्लाईवुड आपने सुनी है, ज़्यादातर लकड़ी की चीज़ें हमारी आजकल प्लाईवुड की ही बनकर आ रही हैं, ठीक है। तो प्लाईवुड से हम नेक्स्ट पीडीएफ फाइल को शेयर करेंगे। तब तक आप सोचो, प्लाईवुड कहीं वर्ड सुना तो है, आंसर नहीं आ रहा है अभी। देखो यहाँ लिखे हुए हैं, प्लाईवुड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है। पैनलिंग, पैनल बनाना है, ठीक है। फ्लोरिंग में भी आजकल यूज़ हो रही है। देन फर्नीचर, शेल्फ बनाना, कंटेनर, सीलिंग्स में भी आजकल आपने देखा है जो भी अवेलेबल है उसमें एक पार्ट पे, ठीक है, जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस एक वुडन पार्ट लगा देते हैं, प्लाईवुड, ठीक है। टॉयज, टेबल, वुडन वेयर मतलब लकड़ी के बर्तन, ठीक है। तो ये भी यूज़ कम होते हैं लेकिन होते हैं। सो दैट इज़ प्लाईवुड एंड स्टिल यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी हमने इंट्रोडक्शन किया है अबाउट वुड, टिम्बर। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। किसी ने रिप्लाई किया था अभी, देखो ये एक दूसरी बुक से अवेलेबल है, इसमें इन्होंने डायरेक्टली बताया वुड इज़ द नेचुरल फॉर्म ऑफ अवेलेबल ट्रीज, ठीक है। देन टिम्बर इज़ द फुली ग्रोन ट्रीज आर कट। हमने इससे ज़्यादा अभी आपको बताया है टिम्बर। अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर करने हैं, तो वो जहाँ से भी क्रिएट हो जाए, दैट इज़ द एम। यहाँ इन्होंने नहीं बताया एक्सोजिनस ट्री। नाउ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टिम्बर। टिम्बर की क्या एडवांटेजेस हैं ओवर अनदर टाइप ऑफ वुडन मटेरियल, ठीक है। टिम्बर को क्यों यूज़ करें? क्योंकि आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा, वुड तो इतनी सारी दिखाई थी और इतने सारे नाम, ठीक है, थे, और उसके बाद हम टिम्बर को यूज़ कर रहे हैं, क्या ऐसा रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है, इट इज़ ईजी टू वर्क, आसानी से इस पर वर्क होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स इस पर आसानी से चलते हैं, और जो भी स्पेसिफिकेशन, नया वर्ड आपके लिए, स्पेसिफिकेशन मतलब डायमेंशन, जैसा डायमेंशन आपको चाहिए था, जितनी लेंथ चाहिए थी, ब्रेड्थ चाहिए थी, वैसा आपको इजीली कट होगा, मिलेगा। इट इज़ वेरी लाइटर इन वेट एज कंपेरिजन टू अदर अवेलेबल मटेरियल। लाइट वेट का मीनिंग ये नहीं है, लाइट वेट का मीनिंग है उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होगी और आपको भी अच्छे लगेंगे, लाइटर मटेरियल्स होंगे, ठीक है, आप उसे इजीली मूव कर सकते हो। लेकिन स्ट्रेंथ भी सबको ज़्यादा चाहिए। अगर आप एक अलमारी ले रहे हो तो अच्छी वुडन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें। सो इट इज़ अ चीपर, ईजिली अवेलेबल है, चीपर है। सभी को वुडन आर्टिकल्स खरीदने हैं, घरों में लगाने हैं, तो आप इतना ज़्यादा कॉस्टली परचेज करके क्या करोगे? ठीक है, ओके, वन आर्टिकल आप कॉस्टली ले सकते हो, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें वुडन की लगानी है, डोर्स भी लगाने हैं, सभी के पास हैं घरों में, ठीक है। उसके बाद खिड़की लगानी है, विंडोज़ लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वी कैन नॉट स्किप वुड को आप हटा ही नहीं सकते बहुत ज़्यादा अपने घरों से। सो इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू अदर रॉ मटेरियल एंड ईजिली अवेलेबल। आप एक स्टील की टेबल लो, ठीक है, और एक वुड की टेबल लो, तो देखो मार्केट में कौन सी कितने की मिलती है। जस्ट हैव अ सर्वे, तो आपको पता चलेगा कौन सी कॉस्टली होगी, बताओ। स्टील की होगी, तो थोड़ा आइडिया हमें है, थोड़ा उसे बस लेक्चर में इंटरेस्ट बट मैम, हाँ, उसकी भी अपनी एडवांटेज मैम पढ़ेंगे। प्लास्टिक की सस्ती मिलेगी। प्लास्टिक का भी हम पढ़ेंगे, प्लास्टिक लकड़ी हाँ, महंगी। ठीक है, तो वो लेक्चर वो भी आएगा हमारे पास। तो अभी हम वुड पे देखते हैं। वुड इज़ वेरी, टिम्बर का पढ़ रहे थे हम, ठीक है। टिम्बर इज़ रिक्वायरिंग गुड रिस्पॉन्स टू पॉलिशिंग एंड पेंटिंग। अच्छा रिस्पॉन्स देती है आपने वंस इट इज़ पॉलिश्ड, देन देयर इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर डोर, जो मैंने बताया था सब कुछ लिखा है। इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर डोर, विंडो, फर्नीचर वर्क, बिकॉज दीज आइटम इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ जॉइंट्स। इतने जॉइंट्स करने के बाद ये चीज़ बनती है। एंड टिम्बर कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू जॉइंट्स, उस पर अप्लाई हो जाते हैं। देन इट इज़ हैविंग अ गुड स्ट्रेंथ, इट इज़ साउंड प्रूफ इन नेचर, इट हैज़ गुड रीसेल वैल्यू। आपको लग रहा है पुराना हो जाए तो आप उसको रीसेल कर दो, ठीक है, आप बेच कर उससे और पैसे ले सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं कम होती है, ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम। गुड स्ट्रेंथ है। टिम्बर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वुडन आर्टिकल है तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़
मोस्टली प्रिफर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। आपको सभी को, सिविल स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है और सारी ब्रांचेस को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एंड सिविल के लिए आपको ज़्यादा फेमिलियर होना चाहिए कि हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन आर्टिकल इन हाउसेस करने हैं, तो क्या क्या वो है मेन पॉइंट्स। पहले तो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे आपके टीचर्स, ठीक है, बिल्डिंग कैसे बनती है वो सब आएगा आपके सिलेबस में, कैसे मैप बनता है उसका, ठीक है, ग्राफ कैसे, इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर लास्ट में आती है वुडन की चीज़ें बनाना, तो आप कारपेंटरी से बोलोगे, कारपेंटर से, ठीक है, तो उनको असाइन करना काम आपको तभी आएगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिविल की जॉब करोगे आगे, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हमें ये नहीं आता, वुडन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो इसीलिए आपको पता करवा रहे हैं सारी चीज़ें, आगे जाके मार्केट में आपको फेस करनी है ये, और इससे ज़्यादा आप तब पढ़ लोगे। ओके, अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ वुड इज़ दिस, हमने पूरा डिस्कस कर लिया। सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, 3 तरह की वुड पढ़ी है आज। प्लाई वुड। आंसर तो 1 लाइन था, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे थे। हार्ड वुड ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ही शॉर्ट लिखा है, आप फिर भी ऐड कर सकते हो। कोमल इज एंटरिंग। इतनी लेट क्यों आ रहे हो आप सब? ठीक है, देखो अब प्लाईवुड का आंसर हमने छोड़ा था, यहाँ पे आंसर अवेलेबल है। दिस इज द प्लाईवुड डायग्राम, ठीक है, जिसमें एक शीट ऑफ लेयर है, ये जो एक रेक्टेंगल है ये एक शीट ऑफ लेयर है, एक शीट ऑफ वुड है, ये दूसरी एक शीट ऑफ वुड है जिसका नाम है कोर, ठीक है। ऊपर जो लगी है वो है प्लाई, PLY, और नीचे जो लगी है वो है प्लाई। सो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 लेयर, 3 लेयर से ज़्यादा होती हैं। मिडल लेयर को कहते हैं कोर क्योंकि वो मिडल में है। इट इज़ वेरी थिक, मिडल में एकदम थिक होगी, ठीक है। देन द टॉप एंड द बॉटम लेयर आर कॉल्ड फेस प्लाई, फेस प्लाई बोलेंगे, और ये फेस प्लाई इस कोर के ऊपर चिपकाने के लिए आप कोई एडहेसिव यूज़ करोगे, ग्लूज यूज़ करोगे, और फिर जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा प्लाई वुड, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंस्ट्रक्शन, और इससे आप कोई भी मटेरियल बना सकते हो। सो इट इज़ हैविंग एडवांटेज, इट इज़ वेरी लाइट वेट, इट कैन बी यूज्ड, देन इट कैन बी वेरी अवेलेबल इन बिगर साइजेज ऑल्सो, ठीक है। इट इज़ हैविंग हाई स्ट्रेंथ, ये आपको क्लियर हो गया। सीजनिंग मैंने, ठीक है, अभी देखेंगे एक एक करके। अभी हम मेन लेक्चर पे आ जाते हैं। अभी मेरे को 20 मिनट्स पूरा पढ़ाना है टूल्स, ठीक है, तो इसलिए ये वाला डिस्कशन आप रिवाइज करना अपने आप। नेचुरल सीजनिंग एक बार फिर से रिवाइज करो, ये दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, आंसर इनका भी सेम है। वाटर सीजनिंग भी मैंने बता दिया है, जो वाटर में रखा था, ठीक है, और उसके बाद उसको ड्राई करने के लिए भी 1 मंथ रखा है। केमिकल सीजनिंग का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल सीजनिंग, ठीक है, तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। आपको लग रहा है ये बहुत टाइम तो बचा लेगा ये, लेकिन ये कॉस्टली है, तो सारी चीज़ें आपको खुद करनी आनी चाहिए। एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। कोई इरेगुलर सा पार्ट जो ट्री में ग्रो होता है, ठीक है, दैट इज़ अ नॉट प्रेजेंट हियर, तो ये नहीं है आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा कि नॉट क्या होते हैं। दिस इज इन योर सिलेबस। क्वालिटीज ऑफ गुड टिम्बर क्या होती हैं, अगेन आपके पास आंसर है। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, ओके। द वुड ऑब्टेन फ्रॉम द पिथ पोर्शन, दिस इज अ न्यू वर्ड। पिथ क्या होता है? जो ट्रंक का सबसे सेंटर मोस्ट पार्ट होता है, जो मैं बता रही थी इसमें रिंग्स होती हैं, तो सबसे सेंटर मोस्ट वाले को क्या कहते हैं? पिथ। सो जो पिथ पोर्शन से ऑब्टेन हुई है वुड, दैट इज ऑलवेज बेटर देन अदर पार्ट। इट इज़ हैविंग अ स्ट्रेट फाइबर, एनुअल रिंग्स इसमें रेगुलर हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी हैवी, इट इज़ डार्क कलर, ये सब चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ हमने क्लियर की हुई हैं। जस्ट हैव अ आइडिया, क्योंकि मैंने आपको आंसर किया पिथ क्या होता है, तो अब आप आंसर भी कर सकते हो लॉग क्या होता है, जिसकी मैंने बात की थी लॉग। तो जस्ट 1 लाइन, लॉग इज द ट्रंक ऑफ द ट्री फ्रॉम विच द ब्रांचेस एंड लीव्स आर ग्रोइंग, ठीक है। तो ये जो ट्रंक है मेन पार्ट, अब इसकी ब्रांचेस, ये लकड़ी और निकलेगी, और सबने बचपन में ये डायग्राम बनाए हुए हैं अपने हाथों से, ठीक है। पहले ट्रंक ही बनाते थे, फिर ब्रांचेस बनाते थे, ठीक है। ब्रांचेस में भी हम, ठीक है, लीव्स फिर कनेक्ट करते थे, ज्वाइन करते थे, एक एक लीव्स दिखाते थे, ओके। सो और अभी सबके पास ऐसी वुडन आर्टिकल्स, ऐसी पेंटिंग्स भी होती हैं, रखते हैं उसको, ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड इन नेचर। ट्री की रखना, ठीक है, होती होंगी आपके पास भी। अब ये थोड़े से नाम आप क्लियर करना। बोर्ड किसे कहते हैं? जस्ट 1 मिनट पॉज करके देख लो। बोर्ड, दैट
दैट इज़ अ सॉन टिम्बर हैविंग स्मॉल थिकनेस, ठीक है, इतना नहीं आएगा। देन प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर मैंने वहाँ बता दिया आपको, जो ऑयल लगाया था आपने, टार ऑयल, लेकिन दैट इज़ दी मोस्ट ईजिएस्ट अवेलेबल थिंग। उसके और अप्लाई क्यों करते हैं, आंसर क्या है, जल्दी से रिवाइज करते हैं, कोई इंसेक्ट्स, टर्माइट, दीमक उस पर ना लगे, ठीक है, उसके इजीली अवेलेबल है, ठीक है, इट शुड बी पेनिट्रेटिंग इनटू दी वुड, वो वुड में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो लॉन्ग लाइफ दे देता है वुड को। सो देखो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, इट इज़ हैविंग अ लॉन्ग लाइफ, प्रिजर्वेशन करना है आपको, और डेकोरेटिव कोटिंग्स को हार्म ना करे। तो या तो तार ऑयल लगाओ, या सॉल्ट्स, केमिकल, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तीनों की कॉस्ट अलग अलग है, जैसा आपके पास फीचर है आप वैसा यूज़ कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट्स, कारपेंट्री टूल्स क्या होते हैं, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अगेन वन लाइन डिस्क्रिप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे टूल्स कवर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर कब है आपका, 10:40 पे है, राइट, यस और नो, अदरवाइज Yes, ma'am. ठीक है, इसलिए हमें इसको फास्ट कवर करना है। फास्ट मीन्स जल्दी मेन पॉइंट समझते हुए। सबसे Yes, पहले ma'am. आपको टूल्स के डिवाइड करने हैं कि कितने टाइप्स के टूल हम पढ़ें। तो बहुत ही अच्छा ये नोट से आपको मिलेगा, व्हाट इज़ दी टाइप ऑफ टूल, कैटेगराइज इट। तो कैटेगराइज का मतलब कितनी कैटेगरी में बांटें, तो आपको बांटना है 8 कैटेगरी में। सुनते ही बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 8 कैटेगरी और फिर इसको फर्दर बांटेंगे तो पता नहीं कितना हो जाएगा, लेकिन आंसर बहुत ही आसान है। क्योंकि हमने आंसर इसलिए आसान है क्योंकि सबके पास वुडन आर्टिकल हैं, और हमेशा कहीं ना कहीं कारपेंट्री शॉप पे जाके हमने देखा हुआ है, या फिर घरों में काम कराए हुए हैं, तो हमने ये सारे आर्टिकल देखे हुए हैं, बट नॉलेज हमें नहीं होती, पता नहीं क्या ये टूल है इनके, कुछ मेटालिक रखा हुआ मिलता है, ठीक है, किसी में हैंडल होता है, कुछ कील रखी होती हैं, तो वही सब हमें पढ़ना है कि वो एक एक नाम आपको याद करना है। सो फर्स्ट इज़ मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल। मेजरिंग टूल मतलब जिससे आपको मेजरमेंट करनी है, क्योंकि हमने बोला एक लॉग ऑफ वुड है, प्लाईवुड आपने बना ली, प्लाईवुड बनाने के बाद आपको मेज़र भी तो करनी होगी ना, आपको कितनी लंबाई की अलमारी बनानी है, कितनी उसकी लेंथ रखें, कितनी हाइट ब्रेड्थ रखें, तो ये सब मेज़रमेंट करेगा कौन, ठीक है, मेजरिंग टूल। मार्किंग कैसे करें, अब मेज़र करने के बाद इतना छोड़ थोड़ी देंगे आपको, इतनी लंबी प्लाईवुड है और आपको सिर्फ यहाँ तक उसको कट करना है, ठीक है, आपको इतना ही साइज़ अवेलेबल यूज़ करना है, तो इतना एरिया कौन कट करेगा, मार्किंग टूल तो नहीं करेंगे, ठीक है, कटिंग टूल करेंगे। लेकिन कट करने से पहले क्या ऐसे ही कट कर दोगे, लाओ डायरेक्टली कट कर, नो, एवरी कारपेंटर हैज़ अ मार्किंग टूल ऑल्सो, ठीक है, जैसे हम पेंसिल से स्ट्राइक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक निशान लगाते हैं जिसे निशान कहते हैं, तो निशान लगाने आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है, तो निशान कैसे लगाएंगे, प्लेनिंग करनी है। अब कटिंग हो गई, ये आपको मिल गया, आपको 50 का बनाना था, सपोज 50 मिल गया, ठीक है, अब उसके बाद आपको इसकी प्लेनिंग करनी है, ठीक है, आपके देखोगे जब आपने कटिंग करी तो सरफेस थोड़ा सा ऐसे इरेगुलर सा भी हो सकता है, जो दिखेगा नहीं सरफेस लेवल पे, लेकिन होगा ऐसे, तो उसके लिए प्लेनिंग के लिए आपको प्लेन्स यूज़ करने होंगे, इसके ऊपर आप चलाओगे तो उसको प्लेनिंग टूल्स कितने हैं, 2-4 टाइप के, और मेन तो 2 ही टाइप यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो आपको इसकी फिनिशिंग करनी है, इसकी फ्लैट करनी है सरफेस, बिल्कुल फ्लैट करने के बाद ये कैसा दिखेगा, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड इन अपीयरेंस। उसके बाद आपको अगर इसमें कोई ड्रिल करना है होल, तो वो टूल्स पता होने चाहिए। देन क्योंकि आपको ड्रिलिंग करके, ठीक है, कोई कील यहाँ पे नेल्स इंसर्ट करने हैं और ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे बोरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है स्ट्रेट कटिंग करनी है नहीं पड़े। होल्डिंग डिवाइसेस आपने इस वुड पे काम करते हुए उसे रखा कहाँ है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा बड़ा वर्क पीस है तो कहाँ रखें, छोटा है तो कहाँ रखें, तो ये आपने देखा हुआ है। स्ट्राइकिंग टूल और शार्पनिंग टूल, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। अब देखो मेजरिंग टूल का सबसे पहला आंसर आपके पास क्या अवेलेबल है, 4-fold बॉक्स वुडन रूल। तो ये क्या होता है, एक वुडन स्केल है, रूल मीन्स स्केल, क्योंकि हमारे पास प्लास्टिक के स्केल हैं, सबके पास है, ठीक है, और उसमें कितनी लेंथ होती है, 30 सेंटीमीटर का बड़ा स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर का छोटा स्केल होता है। ये सब आप याद करके रखो, 30 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होते हैं, 15 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होते हैं, एक साइड इंच लिखी रहती है, एक साइड सेंटीमीटर लिखे रहते हैं। ऐसा ही यहाँ पे है
एक साइड पे इंच लिखी रहेगी, एक साइड पे मिलीमीटर स्केल रहेगा, लेकिन ये फोल्ड हो जाता है, पॉकेट में फोल्ड होके आप इसे रख सकते हो। सो दैट इज हैविंग अ डिफरेंट पर्पस। ठीक है, तो आपने ये नहीं सुना आज तक नाम 4 फोल्ड बॉक्स, वुडन रूल। बिना डायग्राम के कोई भी स्टूडेंट याद नहीं करेगा, तो डायग्राम बनाओ और फास्ट इसको याद करो। इट इज़ यूज फॉर फंक्शन, आपको याद करना है। सो इट इज़ यूज फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग। इट इज़ अ 2 फीट लॉन्ग स्केल दैट इज फोल्डेड एट 3 प्लेसेस। ठीक है, क्योंकि 2 फीट का आप एकदम से कैरी कर रहे हो, तो रादर इट इज़ फोल्डेड। दूसरा रूल होता है स्टील रूल। स्टील का स्केल तो हमारे पास सबके पास है, ठीक है, आपने देखा हुआ है कहीं ना कहीं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, मार्किंग के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, इसमें भी इंचेस पे एक साइड पे इंच में लिखा रहता है, एक साइड पे सेंटीमीटर में लिखा रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन स्केल तीसरा टाइप है, कॉन्ट्रैक्शन स्केल। तो 2-3 तो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, बाकी के सिर्फ नाम आप कहोगे लैब में यूज़ नहीं करें, लेकिन हमें नाम याद है। कॉन्ट्रैक्शन स्केल क्या होता है, इट इज़ अ रूल टाइप स्केल। ठीक है, मार्किंग पैटर्न के लिए यूज़ होता है। इंच टेप, इंच टेप आपने सबने यूज़ की हुई है। ठीक है, और ये इस तरह से राउंडेड फोल्डेड होती है। सो इट इज़ अ मेड अप ऑफ ए फ्लेक्सिबल थिन स्टील स्ट्रिप। ठीक है, और यहाँ से टेप ये जो इंचेस में मेजरमेंट करा रही है, ठीक है, इसे आप बाहर भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये वापस जैसे ही आप इसे छोड़ते हो तो ये वापस अपनी पोजीशन में अंदर चली जाती है। मूवमेंट करने के लिए कहीं पर ये अवेलेबल होता है। सो दिस इज़ फैमिलियर टू यू। मार्किंग टूल को पढ़ो। मार्किंग टूल क्या होता है, अब हमने मेजरमेंट कर ली 50 कितना है, लेकिन 50 लिखने के बाद ये वुडन पीस था, ठीक है, आपको पता है यहाँ तक 50 है, तो हम क्या इसको माइंड में याद रखें 50 है। हमें सिर्फ एक काम थोड़ी, आपको तो बहुत सारी डायमेंशन लगानी है। पूरी अलमारी का दरवाज़ा बनाना है आपको, इधर से भी देखना है, इधर से भी देखना है, अगर उसमें कोई शेप देनी है तो वो भी देखना है। तो उसके लिए आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो, अगर लेड पेंसिल, सो दैट इज़ जनरली यूज फॉर मार्किंग पर्पसेस। आपको लग रहा है पेंसिल इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर स्क्राइबर, क्योंकि पेंसिल का मार्क और स्क्राइबर का मार्क में फ़र्क आएगा। स्क्राइबर हैज़ अ शार्प कॉनिकल एज, ठीक है, ये शार्प कॉनिकल एज है, यूज टू मार्क ऑन इवन हार्ड सरफेस। ये हार्ड सरफेस पे भी, वुडन सरफेस पे भी इजीली चलेगी। ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना है, कार्बन स्टील से ये बनी है। और फंक्शन, उसका मटेरियल और फंक्शन बताओ। दैट इज यूज फॉर मेजरिंग एंड मार्किंग पॉइंट लाइन। कभी कभी पॉइंट्स मार्क करने होते हैं, ठीक है, कारपेंटर को कभी लाइंस भी चलानी होती हैं पूरी कटिंग से पहले, तो वो सब कैसे करें, स्क्राइबर उनके पास एक अवेलेबल रहता है। मार्किंग गेज, अगर आपने स्क्राइबर चलाया, ठीक है, तो स्क्राइबर को कैसे, आप पेंसिल को कैसे चलाते हो, बाय योर हैंड, आपने यहाँ से चलाई, पेंसिल यहाँ तक आ गई, ओके, एंड यू नो आप उसे स्ट्रेट चला रहे हो। तो कोई स्टूडेंट तो ऐसी स्ट्रेट बनाएगा बिल्कुल, कोई स्टूडेंट कहेगा वो आई डोंट नो, ऐसी अपने आप ही ऐसे हो गई, अब कटिंग गलत हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही हमें प्रिसीजन से काम करना है कारपेंटर को, ठीक है, तो वो स्क्राइबर से अगर उसका लग रहा है ठीक है प्रिसीजन हो रहा है, छोटा वर्क करना है, तो उसने यूज़ किया। अदरवाइज ही विल गो फॉर मार्किंग गेज, जिसमें एकदम स्ट्रेट पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं। कैसे ड्रॉ होती हैं, क्योंकि उसका एक पार्ट तो आप फिक्स कर देते हो, वुड पे रख देते हो, ये वाला पार्ट स्टॉक, तो इसके नीचे क्या है, वुडन का पीस आएगा, एक वुडन का पीस आपने इसके नीचे रखा, स्टॉक को यहाँ पे फिट कर दिया, और जितनी लेंथ, मान लो यहाँ से ये 0 है, दिस लास्ट पार्ट इज 0, और यहाँ 20 पे मार्क लगाना है आपको, 20 तक ले जानी है एक लाइन, 0 से 20। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा अलग आ रहा है, मैं दोबारा बनाती हूँ। यहाँ 0 से 20 तक एक लाइन बनानी है, ठीक है, आप चाह रहे हो वो लाइन सीधी आए, तो उसके लिए आपने क्या किया, इस स्टॉक को रख दिया इसके ऊपर, वुडन पीस के ऊपर, ठीक है, और स्क्राइबर को इस स्क्रू को घुमा के खोल दिया, ठीक है, और ये स्लाइड कर सकता है स्टेम, तो ये स्टेम को आपने 20 पे सेट कर दिया, ठीक है, तो 20 तक ये स्क्राइब करेगा। एक बार आप इसे फिट कर दोगे, एक बार इसकी वर्किंग देखेंगे तो आपको क्लियर होगा 3D डायमेंशनल में, ठीक है, देन और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मार्क करेगा, ठीक है, आपने एक फिक्स कर दिया इसे एंड पे स्टॉक को, ठीक है, और इसे मूव करा है, ये स्लाइड कर सकती है, तो इसे आपने 20 mm तक मूव कर दिया। तो जैसे ही आपने उसे स्लाइड किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कहीं पे रोका तो वो 20 पे रोका, ठीक है, तो आपने वो स्क्रू को फिर से सेट किया हुआ था, ठीक है, तो ये सब वर्कशॉप की चीज़ें हैं। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें वर्कशॉप में प्रैक्टिकली करनी है। अब वहाँ आप कब करते हो आई डोंट नो,
ठीक है, कब जाओगे, कब करोगे, इसलिए हम इसका 3D व्यू भी आपको लेक्चर के एंड में दिखाते जाएंगे। आज तो टाइम कम है, ठीक है, आज नहीं दिखाएंगे तो किसी नेक्स्ट डे में दिखा देंगे जो आज रह गया। मोर्टाइज गेज में क्या होता है, एक अभी सिर्फ मेन फंक्शन समझो आप। मोर्टाइज गेज में 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं एक साथ, उसमें एक लाइन ड्रॉ हो रही थी, ठीक है। देन क्योंकि कभी कभी 2 लाइंस आपको मार्क करनी होती हैं तो आप वो वाला टूल उठाओ, ज़्यादा अच्छा है। ट्राई स्क्वायर, ये भी आपके लिए थोड़ा सा नोन है, आपने देखा हुआ है कारपेंटर के पास। इस तरह से द 2 लाइंस आर ड्रॉन एट द परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आपको 2 लाइंस राइट एंगल पे ड्रॉ करनी है कटिंग करने से पहले, ठीक है, वुडन लॉग ऐसे है, ठीक है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर कट करना है ये वाला एरिया, तो आप वहाँ पे ट्राई स्क्वायर से चेक कर सकते हो कि वो जो आपने कटिंग करी है, ठीक है, कटिंग आपने कर ली, लेकिन आपको देखना है कि ये पैरेलल है या क्या है, स्ट्रेट है कि नहीं, तो आप इसके आगे पीछे यहाँ पे रख दोगे ट्राई स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही आप रखोगे, अगर ये कांस्टेंट मैच कर गया तो इसका मतलब फ्लैट है, अगर इसमें गैप आया तो नहीं है, और नहीं, आंसर इज देयर, नथिंग मच। इट इज़ यूज टू ड्रॉ लाइन एट राइट एंगल, ठीक है। इसे ट्रूनेस भी चेक कर सकते हैं। ट्रूनेस आपके लिए नया वर्ड है, ट्रू और फॉल्स तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में होता है। ट्रूनेस का मतलब है इस साइड को आप इस पूरे सरफेस पे चला दो, यहाँ पे रखो और इसको चला के देखो, अगर उसमें लाइट पास करती है बीच में से, ठीक है, लाइट के उसमें देखेंगे तो लाइट पास कर रही है, इसका मतलब वो ट्रू नहीं है, क्योंकि लाइट कैसे पास कर गई, जब आपने स्केल रख दिया और यहाँ पे वुड है तो कोई लाइट पास नहीं करनी चाहिए थी, और अगर नहीं कर रही, ठीक है, कर रही है लाइट पास, फ्लैट नहीं है, तो इसे दोबारा से फ्लैट बनाओ। तो कारपेंट्री में हमेशा कटिंग करते समय और काम करते समय उसे चेक भी करते रहना है बीच बीच में, ठीक है। ये नहीं है सारी कटिंग और फिनिशिंग कर दी उसके बाद कह रहे हैं लाओ चेक करते हैं, पता चला पूरा वर्क पीस गलत बन गया। बेवल में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग दी, इट कैन बी रोटेटेड एट 180 डिग्री, इट कैन मार्क वेरियस एंगल। जहाँ आपको 90 डिग्री चेक नहीं करना, आपको एक एंगल मार्क करना था, तो बेवल यूज होगा, ठीक है। और मार्क करने के लिए मार्किंग टूल, और एंगल बनाने के लिए बेवल। कंपास और डिवाइडर, ये तो सबको पता है, ईडी की शीट में हम कंपास से एक लाइन को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसी आर्क को भी डिवाइड कर सकते हैं, सर्कल को भी कर सकते हैं, ठीक है। देन कटिंग टूल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या कटिंग टूल्स अवेलेबल हैं हमारी वर्कशॉप में जिससे हम कटिंग करते हैं। सो नाउ द लेक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक कटिंग टूल अवेलेबल है, ओ यहाँ पे एक वुडन पीस अवेलेबल है, जो प्लाईवुड आपने लिया है, आपने उसको कटिंग करनी है, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने पहले स्टेप पे क्या कर लिया था, मेजरिंग कर दी है, क्योंकि आपको तभी पता चला यहीं पे इसी पॉइंट पे कट लगाना है। मेजरिंग करने के बाद क्या ये पॉइंट है, आपको तो पूरे पॉइंट, कितने पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 100 पॉइंट लगाएं। पूरी लकड़ी का साइज कितना ज़्यादा होता है, आपने देखा इतने लंबे लंबे दरवाजे बने हुए हैं, तो उसके लिए एक मेजरिंग के बाद मार्किंग भी कर दी आपने, मार्किंग कर दी यहाँ से। अब एक परमानेंट एज आपको दिख रही है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखती, मतलब उसके बाद तो कटी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एरिया कट ही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, सॉ, SAW, सॉ, और इस प्रोसेस का नाम होता है सॉइंग। जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो वही नाम बन जाता है, जैसे सॉ यूज़ कर रहे हैं तो सॉइंग। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज सॉइंग, सो सॉइंग इज कटिंग द मटेरियल, कटिंग द वुडन मटेरियल इज सॉइंग। अब कौन सी सॉ यूज़ करें, आपने ये देखी हुई है, ये फोटो देखो, ये सबने देखी हुई है, आपके घरों में अवेलेबल है, ठीक है, या जो कारपेंटर आता है उसके पास अवेलेबल रहती है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आरी, ठीक है, तो आरी इसे बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे अलग अलग, लेकिन हमें टेक्निकल नाम अब याद भी करना है, चाहे आप हिंदी समझते रहो लेकिन हमें टेक्निकल नाम आना चाहिए, सॉ। और कारपेंटर को सारे हिंदी नाम उनके याद रहते हैं, ठीक है, उन्हें ये सब नहीं पता इसमें क्या टूथ, कितने टूथ क्या हैं, टूथ का क्या काम है, उन्हें ये सब नहीं पता है, लेकिन हाँ दे आर मोर परफेक्ट एट वर्किंग, हमसे ज़्यादा परफेक्ट है वर्किंग में, हमें वो सब नहीं आएगा जो वो कर रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरी बताते रह जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिकल वर्कशॉप में जाके ये सब चीज़ें करनी सिखाएंगे टीचर्स, कि इस आरी को चलाना कैसे है। सो आंसर इज सॉ इज़ अ मल्टी टूथ टूल, ठीक है, मल्टीपल टूथ, आप कहोगे टूथ कहाँ है, दीज आर द टूथ्स, ठीक है, जो जिगजैग बने हुए हैं। अब ये जिगजैग क्यों बने हुए हैं, ठीक है, आपने जिगजैग बनाए हैं एट सर्टेन एंगल, हर एक सॉ में एक एक एंगल पे ये कटिंग होती है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग ध्यान से करके आप ये खरीदते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चर मिलती हैं हमें, लेकिन इसका सबका एक पर्टिकुलर एंगल्स होता है, वो सब हमें नहीं याद करने हैं, सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है। स्टिल यू शुड नो दैट दिस इज अ मल्टीपल टूथ टूल, ठीक है, दैट इज फिटेड इन अ थिन शीट
जिसमें ये फिटेड है और एक हैंडल अटैच है, तभी आप उसे होल्ड कर सकते हो। उसके टीथ को ग्राउंड किया जाता है, शार्प किया जाता है, ताकि आप उससे स्मूथ कटिंग ले सको। और ये जो सॉ है, रिप सॉ में क्या होता है, आप सिर्फ फॉरवर्ड से स्ट्रोक चलाओगे। जब इसे आगे की तरफ घुमाओगे, चलाओगे, ठीक है, मान लो ये लकड़ी का पीस है और अब इसके ऊपर आगे की तरफ चलाओ, तो ये कटिंग तभी करेगी। आपने इसे पीछे लेके आए, बैकवर्ड लाते हैं चलो, तो बैकवर्ड में ये कटिंग नहीं करेगी, क्योंकि इसके एंगल सिर्फ फॉरवर्ड में ही कटिंग करते हैं। ठीक है, आरी बहुत तरह की होती है। दूसरी आरी कैसी होती है, जिसमें सिर्फ बैकवर्ड में ही कटिंग होती है, आप उसे पीछे ही मूव करोगे वो तभी कटिंग करेगी। और कुछ ऐसी आरी होती है जिसमें आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कटिंग कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है कि कौन सी सॉ का क्या, और देख लो सबके डायग्राम अलग हैं और सबकी कटिंग भी अलग है। इसके अलावा एक और होती है बो सॉ। इसमें क्या होते हैं, 2 हैंडल्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो 2 हैंडल्स की हेल्प से आप इसे मूव करते हो। अगेन मेन पॉइंट्स याद करोगे, रिप सॉ इट इज़ हैविंग कटिंग द वुड, ठीक है, इज डन अलोंग द ग्रेन, then it cutting take place, this is the key point, cutting take place in the forward stroke, backward stroke is ideal। tenon saw, मेन पॉइंट्स तो याद करो आप कि क्या इसकी लेंथ है, ठीक है, देन शॉर्टकट्स के लिए यूज़ होती है ये। ओके, देन द ब्लेड इज प्रोवाइडेड विद अ सपोर्ट ऑल्सो, सो ब्लेड इज़ नॉट बेंडिंग वेरी इजीली। इसमें एक सपोर्ट लगा हुआ है जो पहले वाली सॉ में नहीं था, तो ये जल्दी टूटेगी ये वाली। ठीक है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, इस वाली में एक सपोर्ट है, तो इसको ये स्ट्रॉन्ग बना रही है। ऐसे आपको एक एक फीचर सबका याद करना है। कॉपिंग सॉ, इट इज़ यूज फॉर कटिंग क्विक और शार्प कर्व, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी तो हम सिर्फ सरफेस की कटिंग कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी एक वर्क पीस बना हुआ है और उसमें स्लॉट कटा हुआ है, तो इस स्लॉट के अंदर कौन सी सॉ इंसर्ट हो सकती है, अब सारी नहीं हो सकती, ठीक है, जिसकी डायग्राम जिसकी शेप जैसी है, कॉपिंग सॉ इसके अंदर इंसर्ट हो सकती है, और इंटरनल सरफेसेस को भी इसमें सॉइंग की जा सकती है। कंपास सॉ का फीचर याद करो आप, की होल सॉ, क्रॉस कट सॉ, बो सॉ। ओके, बो सॉ इज हैविंग ब्लेड को टाइटन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एंड लीवर। सो मैनी फंक्शंस आर देयर। कर्व्ड सरफेसेस के लिए बो सॉ यूज होती है। वुडन हमेशा रेक्टेंगल और ट्रायंगल ही नहीं होता आर्टिकल, आपने कई बार सर्कल कर्व्ड शेप वुडन आर्टिकल भी देखे हुए हैं, और वो कैसे सॉइंग करी होगी उसकी, तो एक डिफरेंट टाइप की सॉ अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आता है चीजल। चीजल से भी आप क्या कर रहे हो, फिनिशिंग कर रहे हो। ठीक है, सो द फर्मर चीजल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग द इनसाइड ग्रूव, कि पहले से एक स्लॉट ग्रूव कट है वुडन आर्टिकल में, सो हाउ विल यू डू द फिनिशिंग ऑफ दैट इनसाइड ग्रूव, एक चीजल की हेल्प से। ओके, मोर्टाइज चीजल में क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेक द मोर्टाइजेस। अभी पढ़ेंगे मोर्टाइज क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर वेरी हैवी कट, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लेड। सो दिस इज़ द डायग्राम। इसमें वुड का हैंडल रहेगा, यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और ये ब्लेड कटिंग एज यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे ही हम इसे वुडन आर्टिकल पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो कटिंग विल ट्राई टू हैपन। दिस इज द कटिंग एज ऑफ द सॉ, ओ चीजल। देन प्लेनिंग टूल, फिनिशिंग। आपने पूरे प्लेन, नाम से क्लियर करो, प्लेन, पूरे वुड के सरफेस को प्लेन कैसे करें। आपका जो वुडन का दरवाज़ा है सबके पास है घरों में, ठीक है, या पहले होते थे, तो अब वो अभी भी हैं, ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया वो इतना स्मूथ कैसे होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, तो क्योंकि उसकी पूरे सरफेस की प्लेनिंग की जाती है, उसे प्लेन बनाया जाता है। तो सिंपल सा आंसर है, इट इज़ यूज फॉर स्मूदनिंग द वुडन सरफेसेस, ठीक है, प्रिपेयरिंग प्रॉपर साइजेस, ठीक है, और इससे हम कोई फॉर्म कर सकते हैं, कर्व्ड वुडन स्ट्रिप को भी प्लेन कर सकते हैं। तो अब आप वैसा प्लेन मटेरियल, प्लेन टूल उठाओगे जैसा आपको प्लेनिंग करनी है। सबसे कॉमनली यूज होता है वुडन जैक प्लेन, और ये हमने देखा हुआ है कारपेंटर को करते हुए। देखते हैं क्या चीज़ है इसमें, ठीक है, इट इज़ यूज फॉर जनरल पर्पस, यही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। द बॉटम फेस इज नोन एज सोल, ब्लेड फिक्स्ड रहता है, सो दिस इज़ द ब्लेड। अभी तो आपको सिर्फ इतना सा दिख रहा है ये ब्लेड, तो इसका मतलब ये नहीं है ये ब्लेड इसके अंदर तक गया हुआ है, लेकिन ये रेक्टेंगल आगे से बंद है ना, तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। इसलिए दूसरा डायग्राम देखो, ये पूरा नीचे तक आ रहा है और ये कटिंग एज है इस समय। इसके नीचे हमने वुडन पीस रखा
और यहाँ से आपने इसे, ठीक है, हैंडल को पकड़ा है, ठीक है, हैंडल पकड़ते ही आप इसे फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, यहाँ से वुडन शेव्स निकलते हैं, लकड़ी के क्या बोलते हो आप उसे हिंदी में, शेव्स, ठीक है। तो यहाँ से तो इससे क्या हो रहा है, वो सरफेस प्लेन होता जा रहा है। सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर टेक्निक, कैसे उसे चलाएं, एक बार सीखोगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ यूजिंग, और फिर क्या होगा, ये पूरा एंटायर प्लेन एक स्ट्रोक में नहीं बल्कि बहुत सारे स्ट्रोक्स आपको पुट करने होंगे तब जाके वो प्लेन होगा। अब आता है आयरन जैक प्लेन। आयरन जैक प्लेन क्यों यूज़ करें, ये इस तरह से होता है, ये भी आपने शायद देखा है कहीं, फॉर बेटर फिनिश, आप इससे ज़्यादा फिनिशिंग चाहते थे, ठीक है, तो आपने आयरन प्लेन यूज़ करना है। अगेन अ हैंडल इज़ देयर, बैक साइड पे हैंडल है, आगे एक नॉब है। तो इस समय क्या होगा, आप इसे दोनों साइड से पुट करोगे, पुट मतलब होल्ड करोगे। आप एक हाथ आपका यहाँ रहेगा हैंडल पे, ठीक है, दूसरा हाथ से आप इसे नॉब को पकड़ोगे, तो ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी आपने ले ली है, और फिर इसे फॉरवर्ड मूव करोगे। तो क्या होगा, देयर इज़ मोर फिनिशिंग विल बी देयर, इट इज़ हैविंग मोर स्ट्रोंगर बॉडी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वुडन जैक प्लेन, और ये कॉस्टली भी आता है, ये आयरन का बना हुआ है और वो वुडन जैक प्लेन है, तो फ़र्क आएगा, ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। ट्राइंग प्लेन में क्या होता है, दिस द लेंथ ऑफ दिस प्लेन इज 20 to 30 एंड देन लुक्स लाइक अ जैक प्लेन की तरह ही दिख रहा है, ये आयरन जैक की तरह, बट इट इज़ यूज्ड आफ्टर सरफेस इज ऑलरेडी प्लेन्ड। अगर आपको लग रहा है सरफेस ऑलरेडी प्लेन हो गया है आयरन जैक प्लेन से, फिर भी आप फिनिशिंग चाहते हो, ठीक है, तो आप इस ट्राइंग प्लेन को यूज़ करोगे। कॉस्ट इसकी और बढ़ जाएगी लेकिन फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। सो डिपेंड करता है क्या एप्लीकेशन है। रिबेट प्लेन होता है, ठीक है, प्लो प्लेन, स्पोक शेव, ये सब आप देखो। रेस्प इज़ अ फाइल, ठीक है, एक फाइल होती है जिसमें इस तरह से कटिंग, शार्प कटिंग टीथ अवेलेबल हैं। ये जो सर्कुलर डॉट्स हैं, दीज आर द शार्प कटिंग टीथ। जैसे ही आप इसे वुडन सरफेस पे चलाओगे, स्मूथ फिनिशिंग अचीव होगी। डिवाइसेस में वर्क बेंच, ठीक है, सी क्लैंप, वर्क पीस छोटा है तो आपने सी क्लैंप में रख दिया, नहीं तो वर्क बेंच पर रख दिया, ये सब आपके पास है। लास्ट इसे 1 मिनट में एंड करते हैं। स्ट्राइकिंग टूल, आपने जैसे चीज़ल लिया हुआ है, ठीक है, चीज़ल के आग को भी आप यहाँ से एक फोर्स दे सकते हो हैमर से। हैमर इस पे फोर्स लगाएगी, हैमर यहाँ पे आप मारते रहोगे और चीज़ल आगे मूव करेगी, तो भी जो कटिंग करनी थी चीज़ल को, ठीक है, वो कर सकती है। तो क्रॉस पीन हैमर में क्या है, इस तरह से हैंडल है, इसे पीन कहते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज पीन। अब हमने कभी स्टडी नहीं किया, हमारे सबके घरों में है हैमर, ठीक है, हथौड़ी, लेकिन उस हमें पता ही नहीं है, और लकड़ी की है तो ये वुडन हैमर है, ठीक है। क्लॉ हैमर होती है एक, ये है सिर्फ क्रॉस पीन जिसमें पीन शेप यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, बॉल है एक और एक पीन है। क्लॉ का मतलब क्या होगा, जिसमें हम कील भी निकाल सकते हैं, फॉर पुलिंग नेल्स, ठीक है। तो आप ये देखना, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें आपको करनी है। आपके पास ये वाली हथौड़ी है किसी के घर में, तो उसे पता है इसका क्या काम है, क्लॉ का कोई भी कील आप निकाल सकते हो। और फेस, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स अप्लाई करोगे। मैलेट, हमें सबसे ज़्यादा मैलेट मिलेगी, आपके टीचर ये देंगे। मैलेट क्यों देंगे, क्योंकि ये लकड़ी की बनी होती है। वुडन सरफेस पे अगर आप वुडन हथौड़ी को यूज़ करोगे तो क्या होगा, एक भी ज़्यादा स्ट्राइक, सरफेस ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल अच्छा से फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। इसके अलावा टूल्स, शार्प, जो नेल्स, जैसे मैं कह रही थी, कील जो अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, जस्ट हैव अ लुक, यू नो दिस। स्क्रू क्या होता है, ठीक है, इन विच द स्क्रूज पार्ट्स आर अवेलेबल यूज फॉर ड्रिलिंग, और इसमें ज़्यादा अच्छी ग्रिप आएगी, ठीक है। 2 पार्ट को आपको ज्वाइन करना है, आप ये वाला अप्लाई करो स्क्रू तो ज़्यादा अच्छा ज्वाइन होगा, रादर अबव नेल। बोल्ट एंड नट से भी आप फेमिलियर हो, ठीक है, जहाँ पे भी आपको जॉइंट करना है आपने बोल्ट लगाया, ठीक है, देन बोल्ट इज इंसर्टेड के बाद आपने नट को टाइटन करा वॉशर की हेल्प से। ग्लू भी एक आर्टिकल कारपेंटर के पास रहेगा, 2 पार्ट्स को ज्वाइन करना है। पेंटिंग मैंने बोला लास्ट में करेंगे ही वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी, और ये भी क्लियर करा दिया कि इन किसी भी टूल के नाम से आप उसका प्रोसेस बता सकते हो। मार्किंग टूल की हेल्प से होता है मार्किंग, तो ये आपको क्लियर है। सॉ टूल की हेल्प से होता है सॉइंग, सो इट इज़ यूज फॉर कटिंग, रिमूविंग द एक्स्ट्रा मटेरियल। डेफिनेशन वो, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। प्लेनिंग टूल की हेल्प से जो हमने किया था, दैट इज़ प्लेनिंग, और फिर से डेफिनेशन बता दो, स्मूथनिंग और फिनिशिंग देता है ये।
ठीक है, कटिंग नहीं करता, वो कटे हुए को स्मूथ कर रहा है। मोर्टाइज टेनन, ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट आगे आएगा। हमारा रह गया है सिर्फ टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो ये मैं डिटेल में नहीं करा रही, सिर्फ आप 1 मिनट में इसे सुनोगे। व्हाट आर वुड जॉइंट्स? ठीक है, एक वुडन पीस को दूसरे वुडन पीस से जोड़ना है। बट जॉइंट, बट जॉइंट में क्या होता है, दोनों एजेस आपकी जॉइन हो रही हैं, ठीक है। दिस वन एज अनदर एज, और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए जॉइंट में, ऐसा तो जॉइन नहीं हो जाएगा ना अपने आप, या तो कोई ग्लू लगाओ या कोई नेल्स लगाओ, स्क्रू लगाओ, तो इसलिए ये शो कर रहे हैं। ज़्यादातर बुक्स में शो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप नेल्स नहीं लगाओगे। तो आपकी मर्जी, आप नेल्स से ज्वाइन करो, ग्लू से ज्वाइन करो, जैसा जॉइंट चाहिए आपको, ठीक है। दैट इज़ वेरी इजी टू ज्वाइन, सबसे अच्छा होता है, सिंपल होता है, सबसे जल्दी बन जाता है, कोई इसमें मेहनत नहीं है। बट जॉइंट से आपने क्या क्या बनाया हुआ है, देखो ये वुडन मसाले रखने का जो होता है आपके सबके पास किचन में है, वैसे तो स्टील के हैं हमारे पास, लकड़ी के भी होते हैं आजकल, ठीक है। रफ कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है। मीटर जॉइंट को देखो, सिर्फ कॉर्नर पे जॉइंट होता है और ये एंगल पे होता है, दोनों एंड अब एंगल पे हैं, कॉर्नर पे है। तो क्यों बनाया हमने, इसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है। जैसे कि कहाँ आती है, बिना एप्लीकेशन के हम ये पूरा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ेंगे। मीटर जॉइंट ये होता है, बात ख़त्म नहीं हो गई, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ होता है। ये देखो फोटो फ्रेम है सबके घरों में, आज ही देखना आपके घरों में फोटो फ्रेम में कौन सा जॉइंट है, यही वाला मिलेगा एंगल पे, ठीक है। 90 डिग्री पे किसी ने ज्वाइन नहीं कर दिया है, तो ये आपका आंसर हो गया। हाउसिंग जॉइंट, ठीक है, इसमें एक स्लॉट कटा हुआ है और यहाँ इसमें ये जॉइन आएगा, अगेन अ स्ट्रॉन्ग जॉइंट, बहुत टाइम लगेगा इसे बनाने में, फिट करेगा एक्यूरेटली। तो जैसा आपको चाहिए आउटपुट, वैसी मेहनत आप करोगे। हाउसिंग जॉइंट से क्या बनाए, इसे कहते हैं शेल्फ। सबके घरों में है, लकड़ी की अलमारी है या कैसी भी है, उसमें शेल्फ बने हैं। तो कौन सा जॉइंट बनाया, हाउसिंग से, यहाँ पे हाउसिंग जॉइंट लगा हुआ है। 3 खाने का आप ले लो, ठीक है, 5 खाने का ले लो। अब देखो डॉवल, डॉवल में क्या होगा, ये वुडन पीस, दूसरा वुडन पीस, डॉवल पिन्स यहाँ पे वुडन की लगी हुई हैं और ये इसके अंदर होल के अंदर इंसर्ट होगी। तो होल करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले बोरिंग टूल, ठीक है, ड्रिल चाहिए आपको। देन डॉवल जॉइंट कहाँ लगा हुआ है, रियल लाइफ सिचुएशन में देखो, हिडन फर्नीचर जॉइंट्स, आपको नहीं दिखेगा ना, डॉवल है तो पिन तो अंदर चली गई, लेकिन आपको कुछ सर्कल सर्कल दिखते होंगे वहाँ पे। अब सोचते होंगे व्हाट इज दिस, अच्छे हैं, किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं, बट दैट इज प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, इस पूरी टेबल को स्ट्रेंथ दे रहा है ये डॉवल जॉइंट। चेयर के रेल्स में भी है, कैबिनेट में भी है। लास्ट आपके पास है मोर्टाइज टिनन। मोर्टाइज में क्या होता है, दिस मोर्टाइज पार्ट, ठीक है, टिनन पार्ट इज एंटरिंग, सो वन पीस इज कट आउट फॉर्मिंग अ टेनन, तो एंड इट फिट्स इनटू अ स्लॉट नोन एज मोर्टाइज। यहाँ पे बच्चे उल्टा बता देते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं स्लॉट है टेनन, ऐसा नहीं है। दिस इज टेनन एंड टेनन इज एंटरिंग इनटू दिस स्लॉट, और ये एकदम जॉइन होने के बाद वेरी हाई स्ट्रेंथ इज अवेलेबल, बहुत टाइम लगेगा। अगेन मोर्टाइज टेनन देखो ये चेयर्स में अवेलेबल है। फिंगर जॉइंट में क्या होगा, जैसे हम फिंगर्स हैंड लॉक कर लेते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं, तो इस तरह से ये शेप कट है और ग्लू लगा के इसे ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेंथ अवेलेबल है। अब आप लास्ट में आंसर करते हुए चले जाओ, इस पर्टिकुलर डायग्राम में कौन सा जॉइंट आ रहा है। देखो दिस वन एज इज देयर, दिस इज अनदर एज, और एकदम 90 डिग्री पे हैं, तो कौन सा आएगा, एनी आंसर? नहीं है तो अब इसको रिप्लाई अगले। मैम जॉइंट। हाँ जॉइंट है, ये है बट जॉइंट, क्योंकि मैंने बोला था बिल्कुल 90 डिग्री पे एजेस आप रख देना, कोई कटिंग मत करना, सबसे आसान तो यही है, बस रखो और चिपका दिया आपने इसको जॉइंट को, तो ये 90 डिग्री हुआ ना, तो ये बट जॉइंट है। अब जो भी पढ़ रहे हो उसे अप्लाई करोगे, क्विज में 1 नंबर मिलेगा। अब ये एक टॉय रखने का बॉक्स है और इसमें इस तरह के जॉइंट हैं, ये वाले, तो ये कौन सा हुआ अभी तक जो पढ़ाए थे, ऑप्शन देते हैं, बट जॉइंट हुआ, टेनन जॉइंट हुआ, या फिंगर जॉइंट हुआ। फिंगर जॉइंट। फिंगर, क्योंकि फिंगर मैंने बताया इंटरलॉक करती हैं, ठीक है।
फिंगर जॉइंट आपने सही बोला, तो यही मिलेगी आपको आंसर। अब ये ज्वेलरी बॉक्स है सबके पास घरों में, या फिर छोटे छोटे वो होते हैं रखने के, ठीक है, बॉक्सेस, उसके अंदर यहाँ ध्यान देना है क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ा है। ये ऐसे शेप जा रही है और एक एंगल पे, मतलब ये एक एंगल है बीच में, हाँ, तो इसमें क्या आएगा, एक तरफ आप एक रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल रख रहे थे ऐसे, तो आपने बोला बट जॉइंट था। अब आपने कहा है ये रेक्टेंगल नहीं है, ये यहाँ से टेपर्ड लाइन है, तो एक टेपर लाइन से दूसरी टेपर लाइन यहाँ ज्वाइन कर रही है। सो दिस इज नोन एज, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आपके लिए लेकिन याद करो, फोटो फ्रेम में जो लगा होता है उसे क्या कहते हैं, फोटो फ्रेम। यस बताओ, क्योंकि अभी आप नए हो तो एकदम आपको नाम याद नहीं है, मीटर जॉइंट, ठीक है, सो इसका नाम है मीटर जॉइंट। और ये आप घरों में देखना, आपके पास फोटो फ्रेम देखना और ये 2-4 सामान जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो दिस इज़ अ एक्सरसाइज फॉर यू। आप फोटो फ्रेम का देखोगे, वुडन बॉक्स का देखोगे, छोटे छोटे आप वुडन मेले से लेके आते हो वुडन आर्टिकल्स किसी भी मेले से, तो आप देखो उसके कैसे जॉइंट्स है, उसे खोल के देखो, ठीक है, तो आपको दिखेगा मीटर जॉइंट मिलेगा उसमें, ठीक है, और उसका फिर जॉइंट का नाम लिखो। दिस इज़ द एक्सरसाइज। अब इसी को हम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में बोल दें बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक एक लाइन, तो आपको हर वो जॉइंट की एक एडवांटेज याद रखनी है, हर जॉइंट का एक कॉमन यूज़ याद रखना है, एप्लीकेशन के बिना कोई नहीं बताएगा, और उस जॉइंट का क्या डेफिनेशन होता है।